हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और लेके आ चुकी हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिकल्स। किस पे भाई? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस पे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर सीबीएसई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। और साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो जल्दी से जाके सबसे पहले आप उसको चेकआउट कर लीजिए और इसी बात पे जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर रियली वर्किंग हार्ड कि आपको फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करें और आपको कहीं भी भटकने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े स्टूडेंट्स। बिकॉज नॉट जस्ट फॉर सीबीएसई, हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर यू स्टूडेंट्स। तो इसी बात पे क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लॉ क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस क्या है। पहले तो मुझे लिख के बता दो कमेंट सेक्शन में व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। फिर उसका हम इसका क्या करने वाले हैं, what we are going to do, we are going to solve some practicals, right? Because देखो ये वाला पर्टिकुलर जो चैप्टर है हमारा, इससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल्स एज सच नहीं मिलेंगे। बिकॉज अधिकतर जो प्रैक्टिकल्स हमारे पास आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो यूजली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आते हैं, है ना। बिकॉज उसमें जो डिफरेंट हमारे मेथड्स हैं ऑफ कैलकुलेटिंग, परसेंटेज मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड है, उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी इससे एक दो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, तो मैं बहुत कम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन मैंने क्या बोला, आई बिलीव इन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। 10-12 क्वेश्चन करा दूं लेकिन कुछ भी आपको समझ ना आए, इससे अच्छा मैं भले ही 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन सारी के सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज सिमिलर पैटर्न के ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमें सोल्यूशन करना है, किस तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर प्रैक्टिकल आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लियर? तो किस किस ने मुझे बता दिया भाई कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस क्या है। आप उम्मीद कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी तो देख के बता देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोला, वो कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर मिस कर दिया है तो जाके देखो, इससे पहले भी हमने पूरा प्रैक्टिकल्स किया था टीपी पे, एपी पे, एमपी पे, तो उसको भी जाके आपको देखना है। स्टूडेंट्स देखो, प्रैक्टिकल वाले बेसिस जो क्वेश्चंस है ना, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाती हूँ, आई गो फॉर क्वालिटी। ठीक है, कि अगर हमने कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है तो यू शुड नो इट कि कैसे सॉल्व करना है, क्यों ये चीज़ यहाँ आई है, किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है, उस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, रेदर देन सॉल्विंग 20-35 क्वेश्चंस, आई बिलीव सॉल्विंग एटलीस्ट फ्यू क्वेश्चंस इनिशियली। लेकिन हाँ, जब एग्जामिनेशन पास आते चले जाएंगे तो मेरे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम किस पे काम करें स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सो ऑन दैट नोट, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस? इसकी डेफिनेशन बहुत प्यारी है, बहुत रिदमिक है, एक फ्लो में बोलते चले जाओगे तो पूरा याद हो जाता है। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? अच्छा इतना बता दो, शॉर्ट रन में होता है कि लॉन्ग रन में होता है, इतना ही बता दो पहले मुझे, वेदर इट इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट और अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, इतना बता दीजिए जल्दी से। ऑफ कोर्स देखो, जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स दैट, सो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक इनपुट को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब बढ़ाते रहते हैं, और बाकी सारे इनपुट्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। सो व्हाट वी मीन इज दैट कि इनिशियली जो टीपी है हमारा टोटल प्रोडक्ट है, इनिशियली इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन एट अ नेगेटिव रेट। तो 3 तरीके का हम लोग फेजेस पढ़ते हैं। पहला कौन सा रेट है, जहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे और एमपी भी हमारा इंक्रीज होता है, हमने ये पढ़ा है। सेकेंड जो मेरे पास फेज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, टीपी इंक्रीज तो हो रहा होता है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और एमपी भी फॉल करने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। और लास्ट मेरे पास फेज आता है, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। उसमें क्या होता है, टीपी फॉल हो जाता है और एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। कुछ याद आया? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन वी इंक्रीज ओनली वन इनपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट, टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इवेंचुअली फॉल्स टू नेगेटिव। तो ये क्या है मेरा, दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। थोड़ा याद आया? नहीं आया अभी भी? तो जाके पहले वीडियो देखो। ऐसी गलत बात है, ऐसे पढ़ाई नहीं होनी कि हमने आज का पढ़ा तो आज का याद है, कल का हम भूल गए, तो दिस इज नॉट डन। सो होपफुली आपको स्टूडेंट्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का थोड़ा बहुत याद आया। देखो अभी भी नहीं आया होगा, देखो डायग्राम बनाते तो शायद तब आ जाए। हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस ऐसा करके, कुछ याद है? फिर इस तरीके से अपन काटते थे, इधर लॉ एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता था, रिमेंबर? कुछ याद आया? चलो, सो वी मेड अ टोटल ऑफ एमपी एंड टीपी। तो इसमें जो रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, हम लोग टीपी और एमपी का पढ़ते हैं।
और कोई मुझे बता सकता है कि टीपी से एमपी कैसे निकालना है, एमपी से टीपी कैसे निकालना है? किसी को आता है क्या? किस किस को आता है? सबको आना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मुझे टीपी को कैलकुलेट करना है तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अगर लिख रही हूँ तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? इफ आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, सो एम आई रॉन्ग दैट टीपी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपी? क्या ये गलत है? ओके, एंड वी हैव एमपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? एमपी को कैलकुलेट करते हैं बेसिकली मैंने क्या बोला था, टीपी लिखो माइनस टीपी करो, फिर एन माइनस 1 करो। क्या मैंने गलत लिखा है क्या सही लिखा है? इतना बता दीजिए मुझे, वेदर आई हैव रिटन रॉन्ग या करेक्ट है। मैं पूछ रही हूँ कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, आपको बताना है मुझे वेदर सही है कि गलत है। मैं भी तो जानूं भाई हमारे स्टूडेंट्स कितना पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो फॉर्मुलेज हैं हमारे एक तरीके से बेस हैं कैलकुलेट करने का कि भाई टीपी से एमपी कैसे कैलकुलेट करें और एमपी से टीपी कैसे कैलकुलेट करें। क्या इसी में किसी को कोई डाउट है? बिकॉज ये दोनों फॉर्मुलाज को कैसे डिराइव करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, प्रीवियस वाले प्रैक्टिकल जो हमने करे उसमें भी मैंने आपको बताया है, प्लस जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया है कि नहीं किया है? एग्जैक्टली राइट। सो ऑन दैट नोट आपको दो फॉर्मुलेज जो बेसिकली पता होनी चाहिए। अगर आपने टीयू एमयू भी पढ़ा है ना, देखो टीयू एंड एमयू का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है, किस में पढ़ा है? कंज्यूमर्स बिहेवियर में पढ़ा है। ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ भाई? मैं प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रही हूँ, मतलब प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर पढ़ रही हूँ। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? टीपी एंड एमपी। तो टीपी एंड एमपी मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? प्रोडक्शन से इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब मुझे सपोज टीपी निकालना है तो टीपी का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स। एक तरीके से टोटल का मतलब होता है सम एंड प्रोडक्ट्स मतलब ऑल दी प्रोडक्ट्स। लेकिन टीपी को और कैसे कैलकुलेट कर सकती हूं मैं? दैट इज समीशन ऑफ एमपी। तो पहला मेरा फॉर्मूला ये हो गया, और जो सेकंड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स दैट इज एमपी इज इक्वल्स टू टीपी माइनस टीपी, फिर यहाँ पे लिखो एन, यहाँ पे लिखो एन माइनस 1। दैट्स इट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स। और जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको बैठ के बिल्कुल निहारना नहीं है वीडियो को कि क्या चल रहा है। आपको निकालनी है अपनी कॉपी, निकालना है अपना पेन और प्रैक्टिस शुरू करनी है, और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। एग्जाम में नहीं मिलने वाला ना कैलकुलेटर, फिर क्या मतलब? सो दैट इज वाई फ्रॉम डे 1 वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स। तो अगर हमें पता है कि कैलकुलेटर वहां पे भी नहीं मिलने वाला तो अभी से भी यूज नहीं करना है। क्लियर? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। ओके ओके डन। तो भाई हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे? कैलकुलेट द एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड इंडिकेट द वेरियस फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्केड्यूल। तो क्या पूछ रहे? दो चीजें इन्हें पूछी है। पहली चीज क्या है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? मार्जिनल का मतलब मैंने आपको क्या बोला है? वन एडिशनल यूनिट। वन एडिशनल यूनिट। सो मार्जिनल का क्या मतलब होता है? वन एडिशनल यूनिट, यानी एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना हमारा कॉस्ट लगेगा प्रोडक्शन को, उसको मैं बोल सकती हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट एक तरीके से, राइट। तो हमें सबसे पहले एमपी को कैलकुलेट करना है, और फिर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इंडिकेट करना है कि भाई एमपी कैलकुलेट करने के बाद कि कौन कौन से फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस हैं। अभी जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही थी मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे। पहला क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, है ना, आपको पता है ना, वी कॉल इट रिटर्न्स टू फैक्टर एज वेल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को यहां लिख देती हूं मैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस को हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट, और ये दो हमारे पास फॉर्मुलेस होते हैं टू कैलकुलेट टीपी एंड एमपी, एंड ऑफ कोर्स इससे हम और भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जो बेस है फॉर्मुलेस का यही दोनों रहते हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके चलो रब कर दें फिर। ओके तो क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले एमपी को कैलकुलेट करना है, और फिर इंडिकेट करना है कि कौन कौन से 3 फेजेस है। और 3 फेजेस कौन कौन से होते हैं? पहला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग returns to factor,
ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या होता है, डिमिनिशिंग भी बोल सकते हो और डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, बोथ आर फाइन। और लास्ट में जो मेरे पास आता है दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो ये क्या है मेरे पास, दीज आर द थ्री फेजेस। पहला है मेरे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड है मेरे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड थर्ड है मेरे पास नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या ये तीनों मुझे याद है, क्लियर है? चलो, और इनके रीजंस भी आपको पता होने चाहिए, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है। अभी तो नए वाले कॉन्सेप्ट्स में गई भी नहीं हूँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सो दैट इज वाई आई होप यू आर डूइंग अ रिवीजन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेगुलर बेसिस पे आप वीडियोस देख रहे हो। बिकॉज अगर आप नहीं देखोगे तो कोई भी वीडियो उठा के आप सोच रहे हो कि हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। सो दैट इज वाई एक सीक्वेंस में चीजों को हमें देखना है, समझना है। Okay, on that note, so these are the three phases of law of variable proportions. So समझ आया, जिसको हम returns to factor भी बोल सकते हैं, क्लियर? चलो, तो भाई हमें क्या कैलकुलेट करना है, टीपी हमारे पास गिवन है और एमपी हमें कैलकुलेट करना है, और फिर हमें देखना है कि कौन कौन से डिफरेंट फेजेस हैं। क्या एमपी कैलकुलेट करने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला नहीं बताया? व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। रुको, इसको रब कर दें थोड़ा, फिर बच्चे बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम आपने क्या लिखा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। आई गेट इट, माई हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, so it is difficult for you to understand, right? So on that note students, it is basically total product n minus total product n minus 1, you have to remember this, ठीक है। मतलब आप लोग प्रीवियस से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, कि एक और प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना हमारे एक तरीके से एक्स्ट्रा लगी ये चीजें, इसलिए हम क्या बोलते हैं, 1 एडिशनल यूनिट, उसको हम लोग एमपी बोलते हैं। फाइन, क्लियर हुआ? कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पे आप ऐसे भी करके कैलकुलेट कर सकते हो कि आप एमपी लिख के ऐसे करके पूरा चार्ट बना लो, लेकिन ये चार्ट इतना अच्छा लगता नहीं है। क्वेश्चंस में ऐसे गिवन रहता है, आपको कैसा चार्ट बनाना है, ऐसा, इस फॉर्मेट में चीजें बनाओ। वाई स्टूडेंट्स? देखो सबसे पहले तो हर एक चीज को डिटेल आप देख लो, मेंशन करना जरूरी है। देखो टीचर्स को भी पता है फॉर्मूला क्या है, अगर वो चेक करे तो डेफिनेटली बात उनको पता है, लेकिन आपका क्या काम है कि जो आपको पता है आपको एग्जैक्टली वैसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लोग यूजली एमपी लिख देते हैं, भाई साइड में फॉर्मूला भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा स्टूडेंट्स, अगर आप सारी की सारी चीज़ें डिटेलिंग में लिखोगे, फाइन, और आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट इज वाई वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखा करो। आप सोचते रहे एग्जाम में देख लेंगे, एग्जाम में देख लेंगे, फिर एग्जाम में जो आता है ना उसको तुमसे देखते नहीं बनता, फिर वो देखा नहीं जाता। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हमारे पास केस ना आए तो उसके लिए हमें डे 1 से प्रैक्टिस करनी है, और जैसा पेपर में लिखने वाले हो ना वैसे प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या होता है, दो तरीके के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक क्या होता है, वो सोचते हैं कि ये इजी है, इसको पढ़ के क्या करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, और एक बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको भी छोड़ देते, पढ़ के क्या करेंगे। तो क्या होता है ना, इजी आता है ना डिफिकल्ट आता है। तो इजी तो तुमसे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने उसको पढ़ा ही नहीं सोच के कि इजी है, और डिफिकल्ट तो तुम वैसे भी हाथ नहीं लगाते बिकॉज डिफिकल्ट है तो जाने दो। तो क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर तुमसे बना ही नहीं, तो क्या होता है, अपन किनारे पे पास होते हैं या पास ही नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि व्हाट यू शुड डू, अगर आपको लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए लगता है कि यार ये ईजी लग रहा है मुझे, तो आप कोशिश करो कि आपको उसमें डबल मेहनत करनी है। क्यों? बिकॉज आपको मेक श्योर करना है कि अगर वो सब्जेक्ट मेरे लिए ईजी है तो उसमें मैं मैक्सिमम स्कोर करूं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी वन फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर मी, तो भाई आपको पता है कि उसमें तो आपको मेहनत करनी ही है। सो मेहनत सब जगह होने वाली, वेदर इट्स ईजी और वेदर इट्स डिफिकल्ट। सो मेहनत से कुछ नहीं है, उसका कोई एस्केप नहीं है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, यू विल स्टिल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो स्टूडेंट्स, गेट सीरियस। व्हाई? बिकॉज अगर आप 11th में पढ़ना सीख गए सारी चीज़ें, 12th आपके लिए आसान हो जाएगा। आप सोच रहे 11th एंजॉय कर लेते हैं, जो करना है कर लेते, 12th तो यूँ निकाल लेंगे, फिर यूँ नहीं निकलती 12th में हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स डजंट नो हाउ टू
कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स जो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं. 11th एक तरीके से बेस है फॉर योर 12th स्टैंडर्ड. सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स डू नॉट मिस एनी क्लासेस, बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट. जो भी डाउट आता है please definitely comment. I make sure whenever I get time I definitely reply to the students because I believe your feedback is premium. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकिन हाउ वेल यू आर लर्निंग, राइट. सो ऑन दैट नोट सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वेरिएबल फैक्टर लिखोगे जो ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. और हम लोग क्या पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस में, दैट वी आर इंक्रीजिंग द वेरिएबल इनपुट. किसी एक इनपुट को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5. अगर आप चाहो स्टूडेंट्स तो यहीं पे एक छोटा सा कॉलम बना के आप फिक्स्ड फैक्टर भी लिख सकते हो और आप उसको बहुत रख सकते हो, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 1 करके लिख सकते हो. वाई? बिकॉज वो फिक्स्ड फैक्टर है तो फिक्स्ड ही रहना है. तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, वेरिएबल फैक्टर आएगा. नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, टीपी. टीपी इज ऑलरेडी गिवन टू मी हियर, 0 50 1 1 10 है ना. then we have 150, then we have 180, then 180 and then we have 0. so TP मुझे already given है. MP का मुझे फॉर्मूला पता है. what is the formula of MP? that is TPn minus TPn minus 1. और लास्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसका इंडिकेशन. इंडिकेशन मतलब कि रीजन क्या है, कौन सा फेज चल रहा है, उसको मुझे कैलकुलेट करना है. सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, वी हैव वेरिएबल फैक्टर्स, देन वी हैव टोटल फैक्टर्स मीन्स टोटल प्रोडक्ट. अब इससे मुझे एमपी कैलकुलेट करना है. तो भाई इसका क्या फॉर्मूला है, दैट एमपी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स टीपीएन माइनस 1. अब ये फॉर्मूला मैं खुद ही 4 बार लिख चुकी हूँ तो ये तो याद हो जाना चाहिए अभी तक, राइट. सो टीपीएन माइनस 1 मतलब पहले तो 0 0 तो ये भी 0 हो जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर क्या ये 50 है तो ये भी 50 से ही शुरू होगा. अब ये देखो 110 और 50 में कितने का डिफरेंस है, 60, तो 60 मेरा यहाँ पे आ गया. 150 और 110 में कितने का डिफरेंस है, 40, तो 40 यहाँ पे आ गया. 180 और 150 में कितना डिफरेंस है, 30, तो 30 यहाँ पे आ गया. अब 180 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना होना है भाई, 0. सो दैट इज वाई 0 यहाँ पे आ गया. 150 से अगर मैं 180 माइनस करूंगी, अगर मैं 150 से 180 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 30 आएगा कि माइनस 30 आएगा, माइनस 30 आएगा, बिकॉज 150 छोटा है ना भाई. सो दैट इज उससे मैं सबट्रैक्ट कर रही हूँ. सो दैट इज वाई माइनस 30 आएगा. क्लियरली समझ आ रहा है, हाउ डिड वी कैलकुलेट, एक बार इसमें बता देती हूँ आपको. तो ये 0 है तो ये तो यहाँ रहने वाला है, ठीक है. ये 50 आपका यहाँ आ जाएगा. 50 से अगर मैं 110 को माइनस करती हूँ तो मेरा 110 को मैं 50 से माइनस करती हूँ तो कितना मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, बेसिकली 60, राइट. फिर ये कितना आ गया, 150 माइनस 40, 110 40 आ गया. 180 में से 150 माइनस करूंगी 30 आ जाएगा. 180 में से 180 माइनस करूंगी 0 आ जाएगा. एंड 150 में से 180 माइनस करूंगी तो माइनस 30 आ जाएगा. तो मेरे पास जो पूरा का स्कोर आया वो आया पहले 50, फिर आया 60, फिर आया 40, फिर आया 30, फिर आया 0 और फिर आया माइनस 30. एम आई करेक्ट. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मेरा बेसिकली दिस इज माई मार्जिनल प्रोडक्ट और मैंने उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से सारी चीजें कैलकुलेट करी है. हमेशा ना स्टूडेंट्स देखो कैसे जाना है, आपको बता रही हूँ. जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है आपको, आप ऐसे चलो, मत लगाओ अपना दिमाग, कुछ ऐसे चलना है आपको, ठीक है. कि ये 0 रहेगा और यहाँ पे 50, आप पहला वाला जो है आप उसको पूरा लिखोगे, ऐसे माइनस करो. 110 में से 50 माइनस किया 60, 150 में से 110 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 40. 180 में से 150 माइनस किया कितना आ गया 30. 180 में से 180 माइनस किया 0 और 150 में से 180 माइनस किया माइनस 30. मतलब कैसे चलना है, ऐसे. समझ आया. तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपसे बन जाएंगे. अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं समझ आ रहा टीपी एमपी एन क्या है, n-1 क्या है, कैलकुलेट लाइक दिस. क्लियर, समझ आया. सो बेसिकली आई एम मूविंग लाइक दिस, ऐसे कंपेयर करते हुए चल रहे, ठीक है. तभी तो हम बोलते हैं ना n-1, दैट इज वाई. क्लियर, समझ आया. सो यू कैन सी कि ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया. इसी में किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है और समझ आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इसी बात पे. ओके. सो ऑन दैट नोट हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कौन सा फेज है भाई, जहां पे मैं लिख रही हूं, तुम लोग भी लिख लेना, ठीक है. जहां पे क्या हो रहा है, टीपी जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे और एमपी भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो है, यहां पे क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे एमपी
फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड जो मेरे पास फेज आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें क्या मीनिंग होता है, बेसिकली टीपी आपका फॉल कर रहा है और एमपी आपका क्या हो गया है, नेगेटिव। क्लियर। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक एक सारी चीजों को मैं समझा रही हूँ। ये इंडिकेशन है कि अगर मेरे को ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है कि मैंने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो समवेयर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी डगमगाए हुए हैं, तो मतलब आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ओके, जल्दी जल्दी, सारे काम जल्दी करने हैं हमारे स्टूडेंट्स को, बिकॉज वी डू नॉट हैव मच टाइम, बिकॉज हमें करनी है बहुत मेहनत और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर करके आगे बढ़ना है। ओके, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे 3 फेजेस होते हैं। तो पहला जो मेरे पास फेज हो रहा है वो कौन सा फेज है, जब मेरा टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे और एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो भाई ये 50 से 110 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, 50 से 60 आ गया ये भी अच्छी बात है। मतलब एक तरीके से आप ग्रोथ देख रहे हो कि अच्छी खासी हो रही है और टीपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 60 का, अब यहाँ पे भाई 40 का डिफरेंस हो रहा है, यानी टीपी तो मेरा इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले कहाँ 60 से हो रहा था, इसको 170 होना था ना, या 170 से प्लस होना था, बिकॉज हम तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मतलब हमारी जो स्पीड है भाई उस पर लग चुका है ब्रेक, मतलब हमारी स्पीड हो गई है कम, और जब भी स्पीड कम हो रही है मतलब हम दूसरे फेज की तरफ जा रहे हैं। सो दैट इज वाई जो पहला फेज मेरे पास ये वाला आता है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे टीपी और एमपी दोनों ही बढ़िया की गाड़ी उनकी बहुत अच्छी ट्रैक पे चल रही है, दोनों बहुत अच्छे से अपने इंक्रीज हो रहे हैं बढ़िया स्पीड पे। सो दैट इज वाई हियर वी कैन से दैट द टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि मैंने क्या बोला था, टीपी और एमपी है भाई 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 दोनों साथ में ही चलते हैं, राइट। तो अगर टीपी भी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। फाइन। सेकंड जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, टीपी हमारा डिक्रीज होगा, क्यों, बिकॉज इंक्रीज तो डेफिनेटली हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि इंक्रीज होना बंद हो गया, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड थी ना पहले, अब वो बात नहीं रही, मतलब स्पीड हमारी कम हो गई है। सो दैट इज वाई इट इज इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग स्पीड पे, डिक्रीजिंग रेट पे। और एमपी क्या है भाई, दोस्त है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, है ना, लेकिन पॉजिटिव रहेगा बिकॉज टीपी भी हमारा पॉजिटिव एक तरीके से। लास्ट जो मेरे पास स्टेज आता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ तो माइनस पे आ गई गाड़ी, यहाँ पे 180 से 150 पे आ गए, पूरे ही बिल्कुल फॉल करने लग गए, और यहाँ पे 0 से -30 पे आ गए, मतलब हम लोग बिल्कुल ही फॉल करने लग गए। मतलब क्या हो गया, बहुत बुरा फेज आ गया, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, जहाँ पे क्या होता है, टीपी मेरा फॉल करने लगता है और एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो आपको दिख रहा है कि एमपी नेगेटिव, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, एमपी मेरा नेगेटिव हो गया। सो ये व्हाट आर दीज आर द 3 फेजेस। फाइन, इसका हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका स्क्रीनशॉट तो लेना नहीं है। लेकिन क्या आपको ये वाला पर्टिकुलर जो पूरा सम है समझ आया, कि आपको सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं, साथ में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे कि भाई आपने ये तो निकाल लिया, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा हमारा पहला फेज है, कौन सा दूसरा फेज है, कौन सा तीसरा फेज है। और ये वाले फेज को, जो चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि कब ये पॉइंट चेंज हो रहा है, जहां पे वो इंक्रीजिंग से बढ़ रहा था, उसकी जो स्पीड बहुत अच्छी थी, कहाँ स्पीड थोड़ी स्लो होने लगती है, वो जो चेंज होता है स्पीड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, समझ आया सभी को? ओके। सो अगर ये आपसे क्वेश्चन बन गया है और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो जल्दी से लाइक करना है आपको, ओके, एंड कॉमेंट से बताना है कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन हमसे बन चुका है। ओके, ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई। Identify different phases of law of variable proportions from the following schedule. Give reasons for your answer. Again, it is a similar question like that. तो ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है बन जाना चाहिए, बिकॉज हमने अभी किया है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको 1-2 और करा रही हूँ। वाई? बिकॉज सिर्फ एक क्वेश्चन को हमें लगता है देख के कि हमें आ गया, लेकिन जब तक खुद से नहीं करते ना, कुछ पता नहीं चलता। तो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर इसको सॉल्व करना सीखते हैं, बिकॉज अब तो हम सीख चुके हैं तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। फाइन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे भी आपको वेरिएबल इनपुट दिया हुआ है, और आपको अब देखो यहाँ पे ना तुम लोग बहरा बिल्कुल नहीं है कि भैया मैडम आपने पढ़ाया नहीं तो ये कहाँ से आ गया। फाइन, कुछ भी नहीं घबराना है, ना ज्यादा नर्वस होना है, बिकॉज क्या होता है इकोनॉमिक्स में, यू विल गेट अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी अगेन एंड अगेन, है ना। तो बिल्कुल भी हमें ऐसे बहराना नहीं है कि क्या आ गया,
ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सब पढ़ा है तुमने, ठीक है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं पूछता, किसी भी टीचर को शौक नहीं है कि आपसे आउट ऑफ सिलेबस पूछे, बिकॉज दे ऑल्सो वांट देयर स्टूडेंट्स टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि अगर कोई चीज़ ऐसे गिवन है तो थोड़ा हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है कि ठीक है वो सेम चीज़ पूछ रहे हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट, ओके। सो वी हैव वेरिएबल इनपुट एंड वी हैव टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी वो टीपी की ही बात कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की ही बात करें। इनपुट लिख दिया तो तुम लोग बोल रहे हो कि भाई ये क्या आ गया, इनपुट भी ऑल्सो फैक्टर ना। सो ये आपका वेरिएबल फैक्टर है और ये आपका टीपी है, अच्छे से लिख देते हैं हम थोड़ा, दिस इज योर टीपी एंड दिस इज योर वेरिएबल फैक्टर। नथिंग हैज चेंज, द क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, पहले जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, फाइन। अब यहाँ पे भी देखेंगे वेरिएबल फैक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि टीपी इनिशियली हमारा इंक्रीज हो रहा है 5 से, ठीक है, फिर 4 से, फिर 2 से, और फिर ये क्या हो गया -3 चला गया। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, एमपी नहीं कैलकुलेट कर दिया, एमपी कैलकुलेट किया ना मैंने, 4 आया यहाँ पे, फिर दोनों के बीच में 5 4 एंड देन 2 एंड देन वी हैव -3। क्या ये मैंने 2 मिनट में कैलकुलेट, 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे, 2 सेकेंड्स लगे। मैंने सिर्फ यहाँ का गैप देखा है, और गैप को ही तो हम लोग एमपी बोलते हैं, 1 एडिशनल यूनिट, रिमेंबर। तो मैंने उससे क्या कैलकुलेट कर लिया भाई, उससे मैंने कैलकुलेट कर लिया मेरा एमपी। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आई कैन ऑल्सो शो यू अ प्रॉपर वे ऑफ कैलकुलेटिंग, इज बेसिकली लाइक दिस। जैसे कि मैंने क्या बोला, हर एक चीज को स्पेसिफाई किया करो। यहाँ पे आपने वेरिएबल फैक्टर लिखा 1 2 3 4 5, फिर आप लोग लिखोगे टीपी जो हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर एमपी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एमपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मैम टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे टीपीपी लिख दिया है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। तो आप सोच रहे हो कि मैम ने गलत लिख दिया है फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला है। आप देखो पहले हम लोग सिर्फ टोटल प्रोडक्ट लिख रहे थे इसलिए टीपी था, अब क्या है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है इसलिए टीपीपी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, सिमिलर चीज है, सेम ही चीज है, कुछ भी नहीं बदला है, पहले जैसा ही है, फाइन। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 4 का तो 4 यहीं पे रहना है, 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है हमारा 5 का, ठीक है। 13 में से 9 में से अगर माइनस करती हूँ तो कितना आ गया 4, 15 में से 13 माइनस करूंगी तो कितना आएगा 2, यहाँ पे लिख दिया। अब 12 में से 15 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, +3 आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या आ गया -3। तो क्या मैंने एमपी कैलकुलेट कर लिया, क्या मैंने एमपी कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब क्या बोला है मैम ने, 3 फेजेस होते हैं, कौन कौन से, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, उसको पहचानना है। तो पहले मैं देख रही हूँ कि अरे हाँ टीपी मेरा 4 से 9 हो गया, ये भी 4 से 5 हो गया, +1 हो गया, और 5 से 4 हो गया तो -1 हो गया, मतलब चेंज हो गया। ये क्या होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे चेंज होती है मेरी स्पीड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो पता ही चल गया है, राइट। तो स्टूडेंट्स पहला जो फेज है मेरा ये वाला, वो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दूसरा जो मेरा फेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीपी जो है राइज तो कर रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई ये सेकंड फेज हो गया। और थर्ड जो मेरे पास फेज आता है उसमें नेगेटिव होना चाहिए, ये रहा नेगेटिव जी, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई भी डाउट है, क्योंकि हम ऑलरेडी हर एक फेज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्या उसमें कैलकुलेशन होता है, क्या चीजें होती है ना। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, टीपी हमारा फॉल कर जाता है और एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वाले फेज में क्या होता है, टीपी हमारा इंक्रीज तो हो रहा होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी भी हमारा फॉल करने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है भाई, ठीक है। और सिमिलरली फेज 1 में क्या होता है कि टीपी मेरा इंक्रीज तो होता है, इंक्रीजिंग रेट पे ही होता है, और एमपी भी मेरा इंक्रीज होता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशंस कहाँ अप्लाई होती है। फाइन, क्लियर हुआ। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डन, चलो। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बिकॉज ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाले में अच्छे समझा चुके थे, लेकिन आपको अपने एग्जामिनेशंस में पूरा लिखना है, बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म्स पे नहीं चलने वाला, चाहे वो समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कॉमन शॉर्ट फॉर्म में नथिंग, फुल फॉर्म में लिखो। समझ आई? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया, खत्म। किस किस को क्वेश्चन एक बार में बन गया, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, अब देखो रीजंस बिहाइंड आपको बता देते हैं। आई थिंक रीजंस पूछे हैं,
लेट्स गो फॉर इट. यस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो पहले वाले में क्या था कि हमें सिर्फ इंडिकेट करना था भाई कौन सा फेज है, अब हमें उसके साथ रीजंस भी देने हैं. ग्रेट. तो मतलब ये क्वेश्चन आपका बन गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. सो फर्स्ट फेज जो हमारा रहता है दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज को मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ, अगर मैं ज्यादा लेबर बढ़ा रही हूँ, तो इनिशियली तो मेरा काम बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा. क्यों? बिकॉज वहाँ पे कम लोग थे. अब सडनली आपके साथ कोई एक और इंसान हाथ बटाने के लिए आ जाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, आपका काम भी अच्छा होगा. तो वही होता है दैट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. सेकेंड जो मेरे पास आता है दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. क्या होता है जब आप किसी बार बार एम्प्लॉइज को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि उतना अच्छे से काम नहीं हो रहा बिकॉज एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोग हो गए. तो क्या हो रहा है, स्पीड भी कम होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं. तो यही चीज़ होती है कि हमारी जो स्पीड है, जहाँ हम इतनी रफ्तार से बढ़ रहे थे वहीं पे हमारा ब्रेक लग जाता है और धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे होने लगते हैं. मतलब जो हमारा रेट रहता है ना इंक्रीज होने का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्पीड जो है वो कम होने लगती है. तो क्यों होता है? बिकॉज टीपी इंक्रीजेज एट एन डिक्रीजिंग रेट एंड एमपी फॉल्स एंड दिस फेज एंड्स व्हेन एमपी बिकम्स जीरो. तो ये फेज कब एंड होता है? जब टीपी अपना मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और एमपी हमारा जीरो हो जाता है. उसके बाद क्या आता है? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, जहाँ पे एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है और हमारा जो टीपी है वो भी फॉल कर जाता है. सो स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एमपी ऑल्सो नॉट ओनली फॉल्स बट ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव. क्लियर? समझ आया? अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपीज में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है. ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड विद एग्जाम्पल्स which we have already studied 2-3 times I guess. तो अब तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, राइट? फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So now we have the third question with us. Identify the three phases of law of variable proportions from the following and also give reasons behind each phase. Again a very similar question. तो ये question के homework question दे दूं कि करना है? चलो कर लेते हैं सॉल्व, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कई बार आपको नहीं एक दो बार में क्लिक होता है, तो कोई बात नहीं, तीसरी बार सही, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए. तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, है ना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए. एंड नहीं होता तो आई एम देयर, राइट? तो जल्दी से पहले आप इसको सॉल्व करो एंड देन क्विकली वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल. ओके, डन. तो अब क्या कहानी है हमारे पास? अगेन वी हैव वेरिएबल इनपुट, जिसको हम लोग वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं. फाइन. अब क्या है, ये क्या है? टीपी क्या है हमारे पास? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? टीपी. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ओके. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एमपी. तो हमेशा मैंने क्या बोला है कि फॉर्मूला पूरा लिखो. तो एमपी इज इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1. ठीक है. फिर आप एक और बना लो इसी में फेजेस का, ऐसे करके आपको बनाना है. ठीक है, जल्दी से बनाओ. करना है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं एकदम सिमिलर, डिट्टो सेम, बस हमारा ये चेंज हो गया. तो अब तो कर सकते हैं ना. मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ये वाले पोर्शन से इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले. फाइन. सो दैट इज वाई मैं आपको एक दो क्वेश्चंस इसके करा रहे, ताकि आपको बिल्कुल भी आदत लग जाए, समझ आ जाए कि भैया कैसे करना है. तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, हम आगे भी देख चुके हैं. You have to make a total format like this. Again students, variable input मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 मेरे पास वेरिएबल इनपुट्स हैं. टोटल जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो क्या है? 10 22 30 35 एंड 30. इसमें कोई डाउट नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें हो गई. अब मैं हमने क्या बोला था भाई? उल्टा चलो, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एमपी. 22 माइनस 10 करोगे कितना आ गया? पहले तो 10 का 10 यहाँ आ जाएगा. 22 माइनस 10 करोगे तो कितना आ गया? 12 मैंने यहाँ लिख दिया. 30 में से 22 माइनस करोगे कितना आएगा? 8 मैंने यहाँ लिख दिया. 35 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 मैंने यहाँ लिख दिया. और 30 से 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -5. क्लियर? कि ये निकालने में अब किसी को दिक्कत आती है? किस किस को एमपी निकालना आ गया पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और किस स्टूडेंट को नहीं आया ये भी मुझे बता दो. कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी आप बता दोगे तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं. लेकिन पेपर होने के बाद आप बोलोगे कि मैम हमें ये समझ नहीं आया तो हमसे नहीं हुआ, तब कुछ नहीं किया जा सकता, राइट? सो वी हैव टाइम राइट नाउ, वी विल वर्क ऑन इट. सो यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स. तो जल्दी से मुझे बता दीजिए किस किस को एमपी निकालना आ चुका है और कोई दिक्कत नहीं होती है, और किस किस को थोड़ी बहुत परेशानी अभी भी होती है. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, क्या पता फिर मैं आपको ट्रिक वगैरह और बता दूं, है ना? सो दैट इज वाई आप ही का फायदा होना है, तो आप मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया करो. चलो भाई. सो दिस इज टीपी एंड दिस इज योर एमपी. ये दोनों चीजें निकालनी. अब कौन सी कहानी रह गई है?
मैम फिर से बताना है हमें कि कौन सा हमारा कौन कौन से फेजेस है। 3 फेजेस होते हैं स्टूडेंट्स। पहला कौन सा होता है, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, जल्दी से दिमाग में क्या आना चाहिए, पहला कौन सा फेज है हमारे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, वेरी गुड। सेकंड कौन सा है, यस, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड थर्ड वी हैव इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, वेरी गुड। सो पहला जो फेज है मेरा, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ठीक है 2 से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ भाई 12 से इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा क्या है, इनिशियल फेज है, जहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, जहाँ पे टीपी भी स्पीड में बढ़ता है और एमपी भी स्पीड में बढ़ता है, दोनों मस्त स्पीड में बढ़ते हैं, फाइन। नेक्स्ट जो मेरे पास फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 से 5 पे आ गए, यहाँ से 30 से 35 पे आ गए। तो एक तरीके से कहाँ हम इतनी स्पीड से जा रहे थे, अब हम वापस पीछे पीछे क्या हो गया, थोड़ा धीरे हो गए। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जो कहता है कि टीपी इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, और एमपी भी एक तरीके से डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, ओके। और लास्ट जो मेरे पास फेस आता है वो क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, जो कि मेरा थर्ड फेस है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, टीपी भी फॉल करता है और एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो टीपी तो मेरा फॉल कर गया, ये तो सही हो गया। क्या मेरा एमपी नेगेटिव हो रहा है, बिल्कुल जी, -5 हो गया। तो ये कौन सा फेज हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड फेज हो गया मेरे पास, जिसको मैं बोलती हूँ नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्लियर हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स। कोई भी परेशानी दिक्कत है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो वी हैव डन अराउंड 3 क्वेश्चंस, बहुत ही सिमिलर पैटर्न के, सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स है ये चेंज हो गए, लेकिन पैटर्न सेम है। हमें किस तरीके से फेजेस को फिगर आउट करना है ये भी सेम है ना। तो अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस को बहुत ईमानदारी से कर लिया तो आने वाले इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, ओके। सो अगेन वी हैव द सेम थिंग, इसको आपको बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने प्रीवियस वाले उसमें प्रैक्टिकल में जो हमने सॉल्व किया उसमें भी हमने देखा था ये सारी चीजें, राइट। सो यू डोंट हैव टू सॉल्व इट अगेन। तो वी हैव फर्स्ट फेज क्या होता है, जहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेकेंड जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, ये जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, जहाँ पे टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और हमारा एमपी क्या है, वो फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। और जो थर्ड जो फेज आता है वो होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि टीपी भी हमारा फॉल कर जाता है और एमपी भी हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो ये वाला फेज तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है जी, ठीक है। सो ये दोनों फेज और तीनों फेज क्लियर हो गए, उनके डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, कैसे फिगर आउट करना है कि कौन सा फेज है क्या है, एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलो बढ़िया है जी, फिर तो बहुत अच्छा है कि आपने ये वाला पूरा सीख लिया। तो तीनों क्वेश्चंस हमने अभी देखे, कि तीनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है, समझ आया, क्लियर हुआ, ग्रेट। सो स्टूडेंट्स हमने 3 क्वेश्चंस करे आज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से वो क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि टीपी इनिशियली इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और फिर क्या होता है नेगेटिव होके फॉल हो जाता है, एमपी नेगेटिव होता है ना। टीपी नेगेटिव नहीं होगा, टीपी आपको फॉल करेगा, एमपी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने टीपी और एमपी के बीच के रिलेशनशिप को बेसिकली फिर से पढ़ा, और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना है उसको हमने स्टडी किया ये वाले चैप्टर में। आने वाले सेशंस में और हम लोग डिटेल में सारी चीजें पढ़ने वाले, तो आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन भले आप 1 घंटे पढ़ते हो, वो चीज आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगी। सो दैट इज वाई मैंने क्या बोला, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे हमें फोकस करना है स्टूडेंट्स। सो उसी बात पे जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स बोलता है कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फॉर सीबीएसई, फॉर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो डेफिनेटली आपको सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो स्टूडेंट्स। फॉर सीबीएसई की अगर बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। और उसके अलावा भी आपके पास कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप, हमारी वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, और साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक इट आउट। उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली, बिकॉज नोट्स एक तरीके से हमारा बेस रहते हैं हमारे रिवीजन के लिए, तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो इसी बात पे सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, बी मोटिवेटेड, और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।